ब्रुनेई की यात्रा पर रहेंगे और फिर ब्रुनेई की यात्रा के बाद सीधे वो एक दिन की सिंगापुर यात्रा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। तो भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, पहली द्विपक्षीय यात्रा है, सबकी निगाहें जा टिकी हैं। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत महत्वपूर्ण कुछ देश हैं और उन्हीं देशों की यात्रा पर यह पड़ाव काफी अहम साबित होगा। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रुनेई यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि ब्रुनेई और भारत दरअसलाम राजनयिक संबंधों को 40 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। रणनीतिक, साझेदारिक, रक्षात्मक और व्यापारिक सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। 3 और 4 सितंबर को वो अपने द्विपक्षीय दौरे पर रहेंगे, जहां पर भारत की अगर बात की जाए तो और ज्यादा अच्छे संबंध बनाने के लिए ये बड़ी यात्रा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। और अगले 2 दिनों में ये कहा गया है कि ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर का दौरा जो है वो आएगा, जिसके बाद इन देशों में तमाम कार्यक्रमों के दौरान भारत के साथ संबंध अच्छे करने पर फोकस किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, ये भी कहा गया है कि भारत ब्रुनेई दारुसलाम की अगर बात की जाए तो राजनयिक संबंधों ने 40 शानदार वर्ष पूरे करे हैं। इसके बाद ये 2 दिन का दौरा है और 3 और 4 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ब्रुनेई में रहने वाला है। बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी ने यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि मैं मामहिम सुल्तान हाजी हसनल बोल्केनिया से मिलने के लिए उत्सुक हूं। सिंगापुर में मैं राष्ट्रपति थरमन शानमुगारत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली हिस्यांग लूंग और एमिरेट्स वरिष्ठ मंत्री गो चोंग टोंग से बातचीत करूंगा। हम प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। तो 2 दिन की ब्रुनेई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और उसके बाद सीधे वो सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, जाने पहचाने चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की ये यात्रा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके अगर हम व्यापक नजरिए को समझने का प्रयास करें तो किस तरह से आप ये यात्रा देखते हैं? जी धन्यवाद। देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा है, ये भारत की जो एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है उसके तहत ये बेहद महत्वपूर्ण है। ब्रुनेई से यद्यपि की तो भारत के जो डिप्लोमेटिक संबंध 40 वर्ष पुराने हैं, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा है ये ऐतिहासिक इस संदर्भ में है कि कोई पहली बार भारत का प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा कर रहा है। और ब्रुनेई के साथ भारत के संबंध, जैसा कि मैंने कहा कि ये पुराने संबंध हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और अन्य जो की सेक्टर्स में बातचीत होगी और इस में अच्छे आउटकम्स आने की संभावना है। और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एक डिफेंस के संदर्भ में ही बनाने की बात भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कही गई है। और जाहिर है कि जो साउथ ईस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं उसमें ब्रुनेई का भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। और ब्रुनेई के साथ भारत के अगर रक्षा के संबंध आगे बढ़ते हैं तो ये भारत की जो एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है उसको और सुदृढ़ करेगा। और जो ब्रुनेई में पहली यात्रा जो है, पहली बार वो यात्रा करने जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है इन देशों के साथ भारत का संबंध अच्छा बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन मुद्दों पर फोकस करेंगे? संजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी बिल्कुल। अगर हम जिस तरह से मेरे सहयोगी ने सवाल किया, रणनीतिक, साझेदारी, रक्षात्मक रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते और अगर राजनयिक रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है सर? ये यात्रा, जैसे कि मैंने कहा कि ये भारत की जो वर्तमान में एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है उसके तहत बेहद महत्वपूर्ण है। भारत जो आसियान के जो देश हैं उसमें
उसको अपने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी में सेंट्रल स्थान देता है, आसियान की सेंट्रलिटी है। और जाहिर है कि जो भारत के सिंगापुर और ब्रुनेई के साथ संबंध बेहतर होते हैं तो ये भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। और भारत का जो पैसिफिक ओशन में और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि चाइना लगातार इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिशें कर रहा है, साजिशें रच रहा है। और उसको ध्यान में रखते हुए भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र का और इंडो पैसिफिक रीजन के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र का जो बढ़ता हुआ महत्व है वो उस क्षेत्र के लिए भी बेहद सकारात्मक साबित होगा। और ये जाहिर है कि भारत के लिए तो लाभकारी होगा ही। भारत के सिंगापुर और ब्रुनेई के साथ जो संबंध बढ़ेंगे तो उससे भारत को भी जाहिर है कि भारत के राष्ट्रीय हितों के भी ये अनुरूप है और इससे भारत भी लाभान्वित होगा। शुक्रिया आपका संजीव जी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से अपना नजरिया रखने के लिए। इसी बीच आगे एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर हलचल और तेज होती नजर आई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक एक और सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है। कांग्रेस ने तारिक हामिद कर्रा सेंट्रल शालटोंग से चुनाव लड़ेंगे, जबकि रविंद्र रैना को बीजेपी ने नौशहरा से मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल, इसी के साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो चुनावी हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां पर भाजपा ने सूची जारी की है और नौशहरा से एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस से सुरिंदर चौधरी और साथ ही साथ भाजपा से रविंद्र रैना का चेहरा जो है सामने आया है और बहुत दिलचस्प ये मुकाबला जो है रहने वाला है। इसी में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो तारिक हामिद कर्रा को सेंट्रल शालटैंग से चुनाव लड़ने के लिए जो है उम्मीदवार खड़ा किया गया है और प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी की जा रही है। चुनावी मैदान में ये उम्मीदवार जो है वो उतर चुके हैं। राजनीतिक अगर मामलों को लेकर बात की जाए तो अब सियासी गर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है, जिसमें भाजपा कांग्रेस इन द्वारा जो है उम्मीदवारों की सूचियां निकाल दी गई है और जो है उम्मीदवारों के सामने लाए गए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी इशफाक गौहर जुड़े हुए हैं। इशफाक सर, कितना महत्वपूर्ण है जिस इस वक्त मोड़ से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव गुजर रहा है कि करके दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी सूची जारी कर रहे हैं और अब जो नई सूची जारी हुई उसमें रविंद्र रैना वर्सेस कर्रा को एक ही सीट से मैदान में उतारना कितना दिलचस्प। इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ, ये दरअसल एक ही सीट नहीं है, ये दो अलग अलग सीटें हैं। एक जम्मू प्रोविंस में है, एक कश्मीर प्रोविंस में, लेकिन मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। रविंद्र रैना पर काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस था, क्या उसे मैदान में उतारेंगे नहीं उतारेंगे, क्या वो सिर्फ इलेक्शन कमान तो नहीं संभालेंगे, लेकिन फाइनली उन्हें एक सीट दे दी गई है जहाँ से वो चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे और वो उस इलाके को दोबारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे जहाँ से वो इससे पहले भी करते आ रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक तारिक हमीद कर्रा की हम बात करें, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट इस वक्त नए बने हैं, तो उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अगरचे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वहां पर जरूर है सेंट्रल शालटैंग, ये डिलिमिटेशन के बाद एक नई सीट बनी है, तो वहां पर दिलचस्प मुकाबला है इस इलाके के अंदर, क्योंकि तारिक हमीद कर्रा का जो राइट हैंड है, एक ज़माने में जो पीडीपी के थे नेता वो वहां से चले गए, वो इंडिपेंडेंट मैदान में है। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस पिच कर रही है, उनके जो कैंडिडेट वहाँ से इरफान शाह है वो पिच कर रहे हैं, जनाब मैं फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के लिए जाना चाहता हूँ, पार्टी मुझे अलाउ करे। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प मुकाबला है ये। अब बड़े चेहरे टोटल मैदान में आए हैं, वो चेहरे मैदान में आए हैं जिनके बारे में एक ज़माने में कहा जा रहा था कि पॉलिटिक्स इन्हीं चेहरों के आसपास घूमती थी, और आज भी वैसा ही है। आज भी जब रविंद्र रैना खड़ा होता है तो ज़रूर खबर बनती है, मीडिया के सर्कल्स में बड़ी बात आती है। तारिक कर्रा जिसने दोबारा से जो पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने और तब बने जब चुनाव का बिगुल बज चुका था और कांग्रेस 2-3 हिस्सों में बटी थी, उसको यूनाइट करके एक साथ चुनाव में जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो अभी तक कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर न सिर्फ ये दो चेहरे, जब आप आगे देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला मैदान में है, फिर और उसको आगे देखेंगे तो इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है वो मैदान में है, फिर आप सेकेंड रैंक लीडरशिप में देखेंगे जो टॉप लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं मैदान में, और काफ़ी दिलचस्प अब की बार ये पूरा चुनाव है। और इस चुनाव में दो बड़ी एंट्रियां हैं, एक जमात इस्लामिया की डायरेक्ट इंडायरेक्ट एंट्री इस चुनाव में है, और तीसरी बड़ी एंट्री जो है वो इंजीनियर रशीद की। नो डाउट कि जम्मू प्रोविंस में आपको इंजीनियर रशीद का बहुत कम वर्चस्व दिखेगा, बहुत कम रोल दिखेगा, लेकिन कश्मीर प्रोविंस आते आते इंजीनियर का जो मामला है वो एक बड़ा फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है।
अब जिस तरह का पूरा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, जम्मू से लेकर कश्मीर प्रोविंस तक बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती नजर आ रही है, जबकि उसके सामने चुनौती के तौर पर अलायंस भी है और इंडिपेंडेंट पार्टियां भी हैं। कितना मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए चुनाव निकालना, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों अलायंस में है, जबकि उनके बगल में जो पीडीपी है इत्यादि पार्टी है, अपनी पार्टी है, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबका मुकाबला बीजेपी से ही होगा। नो डाउट कि बीजेपी ने एक कोशिश की कि एंटायर जम्मू कश्मीर में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, जैसे जम्मू प्रोविंस में सारी सीटों पे लड़ा जाए, कश्मीर में कुछ सीटों पर लड़ा, जैसे कल भी 2-3 नाम जो है वो सामने आए। लेकिन जब आप देखते हैं कि चुनौतियां कितनी है, तो चुनौतियां बहुत सारी बीजेपी के सामने है। बीजेपी के पास एक बड़ा चैलेंज है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके साथ जुड़ा हुआ है। काडर और लीडरशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, कौन कहां पर जा रहा है, कौन कहां से आ रहा है, उस पर काफी ज्यादा चीजें जो है वो निर्भर हो रही है। तो उनके लिए हर एक सीट जो है वो मैटर कर रही है, हर एक वोट जो है वो मैटर कर रहा है, और कितना वो इस एंटी इनकम्बेंसी में उभर कर सामने आएंगे और कितनी वो सीटें निकाल पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। फिर अपने बलबूते पर क्या वो गवर्नमेंट बना पाएंगे, तो अभी तक जो समीकरण है, अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप जम्मू के बलबूते पर सारी गवर्नमेंट बनाएंगे और जम्मू में की एंटायर सारी सीटें 47 सीटें जो है वो आप ले पाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो उनका फैक्टर जो है वो कश्मीर प्रोविंस में रहेगा। अब कश्मीर प्रोविंस में किन के साथ रहेगा, अगर जो डायरेक्टली कोई भी अलायंस नहीं है, ना पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलायंस में है, ना अपनी पार्टी अलायंस में है, ना कोई अलायंस में, लेकिन जो मोटा मोटा गणित है वो यही है कि कुछ इंडिपेंडेंट और कुछ इस तरीके की राष्ट्रीय पार्टियां जो खुद को कहने जो खुद को ये मानती है कि हमारा जो विजन है वो नेशनल विजन है जी, हो सकता है उनके साथ बाद में एक पैचअप हो आफ्टर पोल्स, तो वहां पर कोई गवर्नमेंट जो है वो बनी। एक तरफ से ये बीजेपी स्ट्रेटजी पर है। लेकिन जब आप अलायंस की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस की बात करें, उनके लिए बहुत सारे प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। अगर कश्मीर प्रोविंस में आप देखेंगे तो इंजीनियर रशीद एक बड़ा फैक्टर है जो डेंट कर सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अभी इस पूरे खेल से बाहर है, वो कह रही कि हमारा किसी के साथ अलायंस ही नहीं है, लेकिन क्या पता कल क्या होगा, अगर वो 3-4 सीटें भी निकाल कर आती है, 10 सीटें भी निकाल कर आती है, तो किस तरीके का अलायंस बाद में बनेगा। तो बड़ा मुश्किल होगा जब आखिरी दिन में वोट काउंटिंग कंप्लीट होगी, तो स्ट्रेट वर्डिक्ट नहीं होगा कि आपका वर्डिक्ट है, आप सरकार बनाइएगा। अभी तक जो माहौल है वो यही है कि मिक्सचर होगा, मिसमैच किस तरीके का आगे बनेगा वो देखने वाला। बिल्कुल इशफाक, किसी के साथ अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर को लेकर, तो कांग्रेस और भाजपा की अगर बात की जाए तो मैनिफेस्टो अभी दोनों का नहीं आया, लेकिन भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस पर बड़ा घेराव किया है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए बयानबाजी की वो चल रहा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रंग में कांग्रेस रंगती हुई नजर आ रही है, ये भी भाजपा का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे पहले मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया, उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का आया, फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। ये 3 मैनिफेस्टो हमारे सामने। लेकिन जो नेशनल हुकअप की 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने कमेटियां बनाई, दोनों ने अपना होमवर्क किया है, लेकिन अभी तक भी जब सिर्फ चंद दिन अब बचे हैं फर्स्ट फेज में, जब चुनाव में जाना है, तो अभी तक भी दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो सामने नहीं है। और ये मैनिफेस्टो के अंदर क्या कुछ होगा अभी स्पेकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन ज़रूर ये बात है कि जो ही आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को पलटते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पलटते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने हमला दोनों पर साधा है। और आजकल अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली पिन पॉइंट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि किस तरीके से वो बीजेपी के साथ रही है, किस तरीके से वो 2021 में भी सरकार को बनाने की कोशिश में थी। देवेंद्र रैना साहब का जो बयान आया वो काफ़ी वायरल है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैनिफेस्टो पर निशाना साधने वाली बात है, ये नीचे वोटर कितना एक्सेप्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। मैंने पहले ही कहा, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा हार्ड फैक्टर ये है कि 10 साल जिसे वो बेमिसाल मान रहे हैं, अवाम का मानना है कि 10 साल में काफ़ी मुश्किलें बढ़ी हैं। एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर उनके साथ जुड़ा हुआ, नो डाउट कि वो सरकार में डायरेक्टली नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हें ये सवाल पूछा जा रहा है कि मरकज़ से लेकर यहाँ तक जिस तरीके से नीति और नीयत के साथ प्रशासन चलाने की कोशिश की गई है, उसमें जनता को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली है, जिसको लेकर नाराज़गी। आपने जो मैनिफेस्टो को लेकर बात की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी आप कश्मीर के विजिट पर भी रहे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टो आए हैं, ग्राउंड जीरो पर जब आपने आम जनता से सीधे संवाद किया, कितने अप्रोचेबल ये मैनिफेस्टो नजर आ रहे हैं? जनता इनसे सीधे कनेक्ट कर पा रही है, या अभी कुछ और भी है जिसकी वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करें और उस पर काम करें, तब जाकर वोट देंगे? देखिए, अभी क्या कुछ आएगा, 2 पार्टियों का अभी आना बाकी है, रेस्ट हमारे सामने है। लेकिन जब तक आप जनता की बात करते हैं तो बिजली,
लगभग आप तीनों मैनिफेस्टोज में देख रहे हैं और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी बिजली मुफ्त की बात कही गई है। तो ये एक रेलेवेंस है, लोग बड़े दुखी है, जो स्मार्ट मीटर्स लगे हैं एंटायर जम्मू कश्मीर में, इससे जो बिलिंग प्रोसेस हो रहा है उससे लोग दुखी है, क्योंकि जो पैसा है वो बहुत कम हो गया है लोगों के पास, जो कुव्वत खरीद है यानी जिसको आप जीडीपी के ग्रोथ से देखते हैं वो कम है, पैसा कम है, इसलिए जो बिल आता है उसमें वो काफ़ी दुखी है। एक तो ये है स्मार्ट मीटर वाला मामला है। फिर दूसरा बड़ा मामला है नौकरियों का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी बात रखी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी बात रखी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 3 महीने का वक्त दिया है कि मैं जी इतने लाख रोजगार दूंगा। ये कहीं ना कहीं नीचे बातें हैम्पर हो रही है। 370-35 के मामले पर ज्यादा लोगों को बातें हजम नहीं हो रही है। तो जितना निशाना वो बीजेपी को बना रहे हैं उतना ही निशाना कांग्रेस पर भी है, उतना ही निशाना पीडीपी पर भी है, उतना ही निशाना एनसी पर भी है। लेकिन जो रोजमर्रा का मामला है, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जिस तरीके से देने की बातें हो रही है वो नीचे ग्राउंड को टच कर रही है। और फिर ये भी देखा जा रहा है कि किस पार्टी के पास इतना कैलिबर है कि वो इसको डिलीवर कर पाए। अगर कोई पार्टी ये कह रही है कि जनाब मैं 500 यूनिट दूंगी, अगर हम 300 यूनिट देने तो 10,000 करोड़ रुपया हमें हर महीने चाहिए बिजली खरीद कर देने के लिए। क्या स्टेट के पास उतना पैसा है, किस तरीके के रिसोर्सेज जनरेट हो सकते हैं और किस लीडरशिप में कितना विजन है, ये सारी चीजें जो है वो आज के दिन में ग्राउंड जीरो पर पेनिट्रेट हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि जमात ने अगर खुलकर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जमात के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो पकड़ दकड़, ये जो लोग जेलों के अंदर है, पीएसएस है, इनको लेकर खुलकर बात कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी वो बातें हैं, कांग्रेस वाले मैनिफेस्टो में भी आ सकती हैं। इवन कि मेरी जो इतलात है वो ये है कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें हैं कि जनाब वो जो पुलिस राज की बात हो रही है कि डंडे वाली सरकार होंगी, उसका थोड़ा सा मोड़ देकर कहीं और लेने की कोशिश इस मैनिफेस्टो में की जाएगी। लेकिन जो ही मैनिफेस्टोज आते हैं उस पर चर्चा जरूर होगी। एक और सवाल, उसके बाद सीधे शिल्पा का रुख करेंगे। राहुल गांधी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, सुनने में आया एक बार फिर से वो जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और जहां वो जा रहे हैं वो एक ही चीज कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने झारखंड और हरियाणा में भी उनके एक बयान को देखा, कॉमन था कि कोशिश करें कि वोट बटने ना पाए। तो ये जो उनकी स्ट्रैटेजी चल रही कि कुछ भी अलायंस किया जाए वोट ना बटे, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटजी एंटायरली चेंज है 2024 के चुनाव के बाद। हम पहले देखते थे कि जब मैनिफेस्टो कैंडिडेट्स लिस्ट आती तो आनन फानन में दिया जाता था और लोग उधर इधर भागते थे। अब की बार कांग्रेस मंथन कर रही है, एक एक सीट पर मंथन हो रहा है, एक एक सीट के जो सिनेरियो है, जो टोपोग्राफी है, जो वहाँ पर राजनीति है, उसको माइन्यूटली देखा जा रहा है। यही वजह है कि बहुत 2-2, 3-3 करके नाम आपके सामने आ रहे हैं। तो कांग्रेस स्ट्रेटजी एंटायरली चेंज है, उसी पैटर्न पर चलने की कोशिश है जिस पैटर्न पर 2019 से भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक राहुल गांधी की आप बात करें कि राहुल गांधी लगातार इस कोशिश में है कि वो डिवाइड ना हो। कोशिश उनकी है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ग्राउंड पर, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज के दिन में हमें ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, तो क्या वोटर शिफ्ट होगा? जहां पर कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन चाहिए, क्या वो वोटर वहां जाकर वोट करेगा? ये अगर करवाने में वो कामयाब हुए तो मैजिक लीडरशिप होगी, मैजिकल लीडरशिप होगी। अगर वो नहीं होता है तो फिर वही उमर अब्दुल्ला वाली बात होगी। ये सारी चीजें अरेंजमेंट्स ऊपर होते हैं, ग्राउंड पर आप ज्यादा इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर उमर पहले इस बात को दोहरा चुके हैं। चलिए सीधे शिल्पा का रुख कर रहे हैं। शिल्पा, लगातार एक एक करके सूचियां सामने आ रही हैं। जहां कांग्रेस ने अपने अभी जम्मू कश्मीर के बड़े नेता कर्रा को मैदान में उतारा है, तो वहीं रविंद्र रैना को भी बीजेपी ने आखिरकार उनका नाम का ऐलान कर दिया। अब ग्राउंड जीरो पर कितना दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है पूरे जम्मू कश्मीर रीजन की बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज हो चुकी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो है वो अपने 6 उम्मीदवारों को जो है वो मैदान में उतार लिया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो केवल कुल मिलाकर जो है वो 51 कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतार चुकी है। देखिए, नौशेरा से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरिंदर चौधरी को जो है वो आपस में यानी कि टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। अगर हम 2014 की बात करें तो सुरिंदर चौधरी जो कि 2014 में उन्होंने पीजीपी के मैंडेट से जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था और काफी दिलचस्प ये मुकाबला देखने को मिला था। हालांकि रविंद्र रैना की उस समय जो है वो जीत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की उस समय जीत हुई थी। तो 10 साल के बाद फिर से
कड़ा मुकाबला आमना सामने जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए सुरेंद्र चौधरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने पीडीपी ज्वाइन की। पीडीपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और कुछ समय के बाद उन्होंने जो है वो रिजाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्वाइन की। तो कड़े मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं पर श्री माता वैष्णो देवी की बात करें तो जहां पर बलदेव राज को जो है वो उतारा गया है मैदान में और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है वो भूपिंदर को उतारा गया है। तो इस समय काफी ज्यादा दिलचस्प भी हो चुका है। अब देखिए रविंद्र राणा के द्वारा कल जो है वो एक रोड शो भी किया गया और हाल ही दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें यानी कि थर्ड फेज में अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो जहां पर जम्मू के भऊ में अभी तक कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा गया है, घोषणा नहीं की गई है। वहीं पर निर्वाचन क्षेत्र बिश्ना की बात करें वहां पर भी नहीं उतारा गया है और मढ़ की बात करें तो मढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भी अभी तक नहीं उतारा गया। जो जम्मू भऊ कॉन्स्टिट्यूंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है, बना हुआ है। दो नाम सामने हैं। सबसे पहले फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी और साथ ही साथ विक्रम रंधावा। देखिए इन दो नामों को लेकर इस समय काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है कि किन्हें जो है उतारा जाएगा। हाल ही देखिए बता रहे हैं कि जम्मू भऊ से जो है वो कविंदर गुप्ता जी को उतारा जा सकता है। तो इस समय काफी ज्यादा दिलचस्प जो है वो बना हुआ है, मुकाबला कड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आईजी साहब एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकलकर सामने आई थी जहां पर बीजेपी ने कहा था कि अनपॉपुलर फेसेस को हम दरकिनार करेंगे, जो चुनाव हार गए हैं उनको दरकिनार किया जाएगा, जो बहुत टाइम से करंट पॉलिटिक्स में रहे लेकिन अब समय हो गया कि नई ऊर्जा को, नई एनर्जी को हम मैदान में उतारे, उनको ज्यादा मौका दिया जाएगा। ये तमाम चीजें क्या लिस्ट में नजर आ रही हैं? और अगर लिस्ट में नजर आ रही हैं तो उसके बाद क्या गारंटी बन रही है कि ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बाद इसे जीत की गारंटी माना जाए? देखिए जहाँ तक बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी खबर को आप देखेंगे और इस बात को देखेंगे तो बीजेपी ने काफ़ी फिल्टर्स लगाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े चेहरे आपको इस मैदान में नहीं दिखेंगे, इस रणनीति के मैदान में आज नहीं नजर आएंगे। पूर्व मंत्री, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। डेट मीन्स फिल्टर उनकी तरफ से करने की काफ़ी कोशिश की गई, नंबर वन। नंबर दो, क्या ये फिल्टर आउटपुट दे पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने पहले कहा कि मुश्किल बहुत ज़्यादा है, राहें बिल्कुल आसान नहीं है और हर गुजरते दिन के साथ चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प हो रहा है। जो लोग सामने आ रहे हैं कि ये उतर रहा है तो 4 लोग निकल रहे हैं, ये आ रहा है यहाँ से तो यहाँ से 2 लोग निकल रहे हैं। ये आने जाने का जो साइकिल शुरू हुआ है पार्टीज के अंदर, उससे वोट पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा और चंद दिनों के अंदर अंदर ये पूरा मामला सेट हो जाएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दौड़ किस ओर है और सियासी ऊंट जो है वो किस करवट बैठ सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि अभी हमने देखना होगा कि टॉप लीडरशिप बीजेपी की, जिनमें प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फिर और कुछ तकरीबन 12-13 के करीब मिनिस्टर्स हैं जो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। स्पेशली जम्मू प्रोविंस को उन्होंने फोकस किया हुआ है। यहाँ पर तकरीबन प्राइम मिनिस्टर साहब की 6 से 7 रैलियां हैं। उन रैलियों के बाद क्या माहौल बनता है और उस माहौल को तोड़ करने के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के हाथ में क्या कुछ होगा, वो एक बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल गौर साहब, लेकिन इसी के साथ एक और सवाल है कि अगर बात की जाए पार्टीज की तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों के मुद्दे रखे, लेकिन लोगों ने भी इस बार अपने मुद्दे आगे रखे हैं। कि अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में पानी, बिजली और रोड की समस्या तो देखने वाले मुद्दे जो हमेशा मैनिफेस्टो में आगे आते हैं कि कुछ ना कुछ जो है सुझाव दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ बड़ा फैसला जो है इन मुद्दों पर लिया जाएगा। लेकिन लोगों ने भी इस बार अपने मुद्दे आगे रखे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म का भी जो एक बड़ा मुद्दा है लोगों ने रखा है कि जो भी सरकार सत्ता में आए इसे हटाने का सबसे पहले काम करे। तो क्या कुछ लगता है आपसी लड़ाई में ये मुद्दे पीछे रह जाएंगे या कहीं ना कहीं पे ध्यान दिया जाएगा? देखिए आपसी लड़ाई में आप लोकल सेगमेंट तक रहेंगे, लेकिन जब आप स्टेट पॉलिटिक्स पर आएंगे तो आपको इन बड़े मुद्दों पर एड्रेस करना होगा। जैसे देवेंद्र राणा साहब ने कहा कि अगर हम जीते तो 2 महीने के अंदर अंदर जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट करेंगे। विद इन द बीजेपी सर्कल इसको सही नहीं माना जा रहा है। कदरा न करना होता तो हमने किया होता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बॉल को रोल कर दिया है। अब जब कर दिया है तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत भी हो सकते हैं, इसके गुड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जब सरकार सेट होगी, पता लगेगा कि किसके कितने विधायक हैं, तब जाकर उनसे यह सवाल पूछा जाएगा कि बताओ जी, नार्को टेरर वाला मामला, एम्प्लॉयमेंट वाला मामला, पावर जनरेशन वाला मामला, स्टेटहुड को रिस्टोर करने वाला मामला, ये जो टॉप 5 इश्यूज हैं, इनको लेकर अब आप किस तरीके से बैक टू बैक आके बढ़े। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा आपका भी ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची आज जारी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग है आज, जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। तो
बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। कहा जा रहा था कि संभावित 55 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर आम सहमति बन गई है और पहली सूची जारी होगी तो उसमें 20 से 35 नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार के नाम पर जो मंथन चल रहा है वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। लिहाजा आज भी उम्मीद की जा रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने पहले प्रत्याशियों की सूची, जिसमें 20 से 35 नाम हो सकते हैं, उनको जारी कर दे। इसी संदर्भ में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग आज है, जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2024 के इस विधानसभा चुनाव में फिर एक बार बीजेपी सरकार के नारे के साथ चुनावी मैदान में है, जबकि उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है, जो अब की बार 70 पार के नारे के साथ उनको कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। दोनों ही खेमे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक एक भी प्रत्याशी की सूची जारी नहीं की है। बिल्कुल कुणाल, इसी में एक और बात जो है हरियाणा के चुनावों में भी देखने वाली सामने नजर आ रही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर उम्मीदवारों को टिकट लेकर बात जो आ रही थी, टिकट वितरण की बात आ रही थी, अब हरियाणा में भी उसी तरीके का एक नया एंगल जो है वो देखने को मिला है, जहां पर आपको बता दें राव नरबीर सिंह ने ये कह दिया है कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो भी अब बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे, वो भी इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके की बातें भी जो है सामने आ रही है। फिलहाल भाजपा की अगर बात की जाए तो आपको बता दें जो है आज लिस्ट जारी हो सकती है। चुनाव में अगर बात की जाए तो कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इसी में दबाव जो है वो पैदा हो रहा है कि जल्द से जल्द इन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाए। बीजेपी की बात की जाए तो पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है, सियासी हलचल जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन लिस्ट जारी करने को लेकर भी अब दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कई कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो भी शायद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो की तरफ। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ रहे हैं लाइव। संदीप, ताजा जानकारी साझा कीजिए। दोपहर का वक्त होने को आया है और जो कश्मकश है टिकट बंटवारे को लेकर, दोनों ही खेमे कांग्रेस बीजेपी कहां तक आगे पहुंची है? देखिए, लगातार पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि बैठकें जारी थी और ऐसे में ये माना जा रहा था पिछले दिनों की 3 तारीख यानी कि आज जो है बीजेपी की जो है लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन आज भी जो है बीजेपी की लिस्ट जारी कितना हो पाना ये संभव कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह का बयान आया और कहा यह जा रहा है कि पहले होमवर्क किया जाएगा और उसके बाद ये उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। हालांकि बीच में अनिल विज ये भी कहते नजर आए कि ऐसे करीब 20 से 22 लीडरों को चुन लिया गया है जो चुनाव मैदान में पूरी ताकत के साथ जीतने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसे में उसके बाद से लगातार जो है बैठकें चल रही हैं। बैठक में ये फैसला हो रहा है कि कौन कौन उम्मीदवार मैदान में उतारे जाए। देखिए, अभी उससे पहले कुछ संभावित चेहरों पर जो है दाव जरूर लगाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद राव इंद्रजीत और अन्य जो नेता है उनकी ओर से पेच फंसाने का काम किया गया और वो जो है 7 सीटें मांग रहे हैं। हालांकि बीजेपी 5 सीटों पर उनको देने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ अन्य जो गठबंधन के साथ हरियाणा में जो पार्टियां हैं, जैसे हलोपा हो चाहे अन्य दल हो, अब जो अन्य जो पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, चाहे जेजेपी की हो चाहे अन्य दल के हो, वो भी जो है टिकट की मांग बीजेपी से कर रहे हैं। तो ऐसे में कितने संभव हो पाएगा सभी को संतुष्ट कर पाना। और पुराने जिस तरह से बात ये आ रही है कि बीजेपी पुराने विधायकों और कुछ मंत्रियों के चेहरे को हटा सकती है, नए चेहरों को मौका दे सकती है, तो उन पर भी बीजेपी जो है दाव कैसे लगाए, नए युवाओं पर दाव कैसे खेले, ये एक बड़ा सवाल पार्टी के सामने आ खड़ा हुआ है। हालांकि तो यानी कुल मिलाकर संदीप ये माना जाए, क्योंकि एक खबर सामने आई कि बीजेपी नेता राव नरबीर सिंह ने टिकट की मांग की है, अगर टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़ देंगे। इससे पहले आपने राव इंद्रजीत को भी सुना था, जहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर उनके पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में टिकट नहीं मिला तो वो भी कुछ और रास्ता अपना सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं उसके अपने ही। संदीप, आवाज आ रही है आप तक? संदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल जी, मैं जो चर्चाएं चल रही थी उसमें यही है कि अगर बीजेपी के बड़े चेहरे, अगर उनके समर्थकों, उनके चाहने वालों को टिकट पार्टी नहीं देती है तो फिर वो अन्य रास्ता अपनाएंगे, यानी कि। लेकिन सवाल यह है कि इस समय जो बिल्कुल अंतिम चुनाव का समय चल रहा है, अगर ऐसे में कोई बीजेपी का बड़ा चेहरा अगर पार्टी छोड़ता है तो क्या कांग्रेस उनको जो है टिकट देने का काम करेगी या फिर उनको लड़ाने का काम करेगी? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी का। और इससे पहले भी यही बातें सामने आई थी
कि पहले बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम जो है फाइनल करेगी, उसके बाद कांग्रेस अपने नामों बिल्कुल का फाइनल संदीप, करेगी। इसी के साथ क्योंकि चुनावों को नाम- लेकर अगर बात की जाए तो 3 सितंबर हो चुकी है और कुछ ही दिन चुनावों को बचे हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी, ऐसी कौन सी रणनीति बनाई जा रही है जो उम्मीदवारों के चेहरों को लेकर अभी भी होड़ मची हुई है? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में भी बात की जाए, यहां पर भी ये देखने को मिला कि सूची जारी हुई, उसके बाद कैंसिल की गई, फिर दोबारा चेहरे जो है वो सामने आए। इसी तरीके से हरियाणा में भी अभी तक चेहरे सामने नहीं आए हैं और जिनका नाम आ रहा है उन्होंने अगर ये कहा है कि टिकट नहीं मिली तो साफ तौर पर वो अन्य रास्ता जो है वो अपनाएंगे। क्या कुछ लगता है भाजपा किस स्ट्रैटेजी से हरियाणा में भी काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल जो पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ संभावित चेहरों का जिक्र जो है हुआ था और हालांकि उसको फेक लिस्ट बताई गई थी, लेकिन उसके बाद से बीजेपी में जो है एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि कुछ नेताओं ने जो है शक्ति प्रदर्शन किए, कुछ पंचायतें की, कुछ ऐसे बड़े सभा करके बीजेपी को ये दर्शाने का प्रयास किया कि यदि आप टिकट देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दूसरे नेता या किसी अन्य पार्टी या फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में आकर जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने फिर से जो है मंथन किया है और अब यही बैठकें फिर से शुरू हो गई हैं कि क्या जल्दबाजी में टिकट देना और जल्दबाजी में टिकट बीजेपी मंत्री या किसी विधायक का काटना क्या उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, या फिर जिनको टिकट नहीं दे पा रही है उनको कैसे मनाया जा सकता है, कैसे साथ दिया जा सकता है। इन तमाम चीजों का जिक्र जो है पार्टी जो है इस बैठकों में कर रही है। बहुत सोच समझकर पार्टी जो है उम्मीदवारों को उतारेगी, क्योंकि इस बार तीसरी बार अगर हैट्रिक लगानी है बीजेपी को तो फिर उन्हीं उम्मीदवारों पर दाव लगाना होगा जो जीतने की कगार पे हो। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी तरह की स्थिति में है कि वही भी उन ऐसे नेताओं को मैदान में उतार रही है, या तो जो मौजूदा विधायक हैं या फिर पिछली बार कम वोटों से हारे थे। तो ऐसी स्थिति में है कि आमने सामने का जो मुकाबला होगा वो टकराव भरा होगा। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। और इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर भी कांग्रेस से जुड़ी हुई दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस सीईसी की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा चुनाव को लेकर। बैठक में 56 सीटों पर चर्चा है। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के 34 कैंडिडेट फाइनल बताए जा रहे हैं, लेकिन सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। 22 विधायकों की टिकट पक्की है। ये वो महत्वपूर्ण लोग हैं जो हाल फिलहाल में जीत की गारंटी माने जा रहे हैं। तो 2 दिन यानी कि कुल मिलाकर 24 से 48 घंटे और कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जारी कर देगी। लेकिन इसी बीच वोट ना बटे, वोट ना कटे, इस बात को लेकर जब राहुल गांधी ने सवाल किया अपने नेताओं से, तो सबकी निगाहें जा बैठी आम आदमी पार्टी पर कि किसी तरह से उसे अपने साथ जोड़ा जाए और वोट बटने या कटने की जो संभावना है उसको भी खत्म किया जाए। अब बैठक में कांग्रेस नेताओं से राहुल गांधी ने राय मांगी कि क्या गठबंधन के विचार पर कांग्रेस नेता सहमत हैं। ऐसा क्या किया जाए कि वोट ना बटे, ऐसा क्या किया जाए कि डाइवर्जन ऑफ वोट ना हो, ऐसा क्या किया जाए कि जो इससे पहले हमने लोकसभा चुनाव 2024 में देखा कि गठबंधन से सियासी तौर पर कांग्रेस को फायदा हुआ, वो यहां पर विधानसभा चुनाव में भी नजर आए। बिल्कुल, इसी के साथ हरियाणा की अगर बात की जाए तो आपको बता दें चुनाव जो है नजदीक है और इसी में कांग्रेस ने सीईसी की आज दूसरी बैठक जो है की जा रही है, जिसमें 56 सीटों पर चर्चा की जाएगी। और जो अगर चुनावों की बात की जाए, जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही ये भी देखने को मिल रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई अन्य पार्टी भी क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं एक पूरा जो है मैप तैयार किया जा रहा है, पूरा जो एक प्लान तैयार किया जा रहा है। कोई जल्दबाजी जो है वो नहीं देखी जा रही, लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं में आपसी घमासान भी मचता हुआ नजर आ रहा है। ना ही सिर्फ बात की जाए भाजपा की, कांग्रेस की, हर जगह यही देखने को मिल रहा है कि हर कोई अपना चेहरा उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहता है और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आपसी होड़ जो है मची हुई है और घमासान देखने को मिल रहा है। इसी में आपको बता दें कि दिल्ली में सीईसी की बैठक जो है वो हो रही है, जिसमें 56 सीटों पर चर्चा की जाएगी और मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के अलावा और भी नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी। सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन। शराब नीति घोटाला मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। जो सीबीआई है उसकी तरफ से चौथी चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। तो ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है सशर्त, लेकिन सीबीआई केस में अब भी वो जेल में बंद हैं और निगाहें आम आदमी पार्टी की, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में
आज सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर सुनवाई है। इससे पहले आपको बता दें कि सीबीआई ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत की तरफ से 1 हफ्ते की हिरासत दी गई थी। और अब सीबीआई अपनी तरफ से क्या तर्क देगी कि उनको और कितने दिन अरविंद केजरीवाल से जांच पड़ताल पूछताछ करनी है। बड़ा सवाल कि क्या आज मंगलवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए मंगल भरा होगा भी, अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे भी, क्योंकि इससे पहले लगातार दिग्गज कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आने की संभावना है, लेकिन उससे पहले अमानतुल्लाह खान जेल चलेगा। यानी एक नेता बाहर आता नहीं, दूसरा अंदर चला जाता है। बिल्कुल, केजरीवाल की बात की जाए तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट पे पेशी होने वाली है और सीधे रुक कर रहे हैं राजधानी देहरादून की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। 10 वर्षों की बात करें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के द्वारा अनेक परिवर्तनकारी फैसले लिए गए, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उसमें चाहे 3 तलाक का समाप्त करना हो, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, या कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हो, या सीएए का कानून लागू करना हो, या फिर राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसे अनेक निर्णय जिन्होंने भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना और जनधन योजनाएं जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं भारत के जन जीवन के जीवन स्तर को आज ऊपर उठा रही हैं। आदरणीय मोदी जी की दृढ़ता से प्रेरणा लेते हुए हमारी राज्य की सरकार ने भी प्रदेश के हित में अनेक कठोर निर्णय लिए हैं और जन जन के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं लागू की हैं। यहाँ सभी निर्णय और योजनाओं की अगर बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य और राष्ट्र के हित में फैसले लेने से कभी भी कतराती नहीं, कभी भी पीछे नहीं हटती है। जो भी जरूरी फैसले राज्य राष्ट्र हित में लेने होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनको 1 मिनट की भी देरी किए बिना तत्काल रूप से उन फैसलों को लेती है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की योजनाएं बनाकर चलने वाली पार्टी है कि भविष्य में किस प्रकार की चुनौतियां देश समाज के सामने आने वाली है, उनके अनुरूप हमारी पार्टी पहले से योजना बनाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने यह संकल्प लिया है कि आगामी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे और 2047 में जब भारत की आजादी की शताब्दी मनाई जा रही होगी, उस समय भारत हर क्षेत्र में विश्व का सिरमौर भारत होगा। भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा और भारत पूरे विश्व को दिशा देने का काम कर रहा होगा। भारत दुनिया का अग्रणी भारत होगा। इस संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में हम सभी को अपने अपने स्थानों पर अपना योगदान देना है। हमारा संगठन जितना बड़ा होगा, हम उतने ही और अधिक सशक्त होंगे और अधिक मजबूत होंगे। उतनी ही मजबूती के साथ हम अपने राज्य और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे। राष्ट्र और राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को इस सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए आप सबको आग्रह करता हूं। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन मोड में मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और QR कोड स्कैन के जरिए भी पार्टी का सदस्य बनाया जा सकता है। और आज का समय ये टेक्नोलॉजी का समय है। अगर आप स्वयं वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सोशल मीडिया और फोन कॉल के माध्यम से एक एक व्यक्ति से संपर्क करें और उन्हें हमारे परिवार में यानी कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी ने देश भर में 10 करोड़ नए सदस्यों को जो जोड़ने का लक्ष्य रखा है,
उस लक्ष्य की पूर्ति में हमारा राज्य भी अहम योगदान देगा। अंत में मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में जन जन तक पहुंचे हैं और राष्ट्र हित में उन्हें भाजपा का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड में भाजपा परिवार में शामिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः संगठन पर्व की बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। संगठन सदस्यता अभियान। तो पुष्कर सिंह धामी को आपने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देखा। सदस्यता अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझाते हुए, दर्शाते हुए। इसी बीच एक बड़ी खबर यूपी में, जहां पर बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। आदमखोर भेड़िए ने बीती रात फिर से हमला कर दिया है। अब तक पिछले 1.5 महीने के दरमियान 47 हमले भेड़ियों के सामने आए हैं और इसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। और एक बार फिर से पिछले 24 घंटे के दौरान फिर से 12-13 उम्र की एक लड़की के फिर से ऊपर भेड़िए ने हमला किया और उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। तो 24-48 घंटे के अंदर ये तीसरा हमला 5 साल के मासूम बच्चे पर फिर से अटैक किया गया है। लगातार वन विभाग, शासन, प्रशासन सभी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इन आदमखोर नरभक्षी भेड़ियों को धर दबोचा जाए, पकड़ा जाए, लेकिन भेड़िए हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे। बिल्कुल कुणाल, इसी के साथ लगातार ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 1.5 महीना हो चुका है और अभी भी इन भेड़ियों का सरदार अल्फा यानी कि लंगड़ा भेड़िया है जो पकड़ा नहीं गया है, जिसको लेकर वन विभाग भी लगातार ड्रोन के जरिए निगरानी रख रहा है। अगर कर्मचारियों की बात की जाए, पुलिसकर्मी भी तैनात है और शासन प्रशासन जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है ताकि ये भेड़िए जो है पकड़े जा सके। 4 भेड़िए जो है पकड़ लिए गए हैं, लेकिन अभी भी 2 जो है पकड़ना बाकी है। यूपी के बहराइच में लगातार 35 गांव की अगर बात की जाए तो भेड़ियों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। तो का वहाँ अस्पताल लेके गए हैं, नट्टी में दांत लाग गए हैं। को हमला किए? भेड़िया का नाम है बिटिया को? कितनी बड़ी? अफसाना 5 साल नाम है। देख ला कौन गाँव है? कौन गाँव है? पढ़ोइया। कितनी देर पहले हमला किया है? कितनी देर के ऊपर रात में 12 बजे हमला की ही से बिटिया के ऊपर को की हमला? भेड़िया। अब कहाँ है बिटिया? अब वहाँ अस्पताल गई। लगातार जो नरभक्षी भेड़िए हैं वो हर किसी के लिए आतंक का पर्याय बने हुए हैं। आदमखोर भेड़ियों से कितना आतंक है वो आप देखिए। भेड़ियों के आतंक की शुरुआत औराही गांव से हुई थी। आपको ज्यादा जानकारी साझा कर दें, और यहां भेड़ियों ने पहले अटैक किया था 7 साल के 2 बच्चों पर यह अटैक किया गया था और उसके बाद से लगातार भेड़ियों पर जो हमला है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, अगर बात की जाए इन आदमखोर भेड़ियों की तो करीब 1.5 महीने पहले भेड़ियों के झुंड ने जो है हमला किया था और मां के साथ जो है बच्चा सोया हुआ था और रात के करीबन 12 बजे भेड़िया जो है बरामदे में घुसा और बच्चे को उठाकर ले गया। बच्चे की गर्दन दबोचकर भेड़िया जो है भाग गया और मां ने जो है बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाई। और इसी में अगर बात की जाए इन आदमखोर भेड़ियों की तो आपको बता दें उस भेड़िए ने बच्चे को करीब 200 मीटर दूर तक खेत में घसीट कर ले गया और वहां पर छोड़ दिया मृत हालत में। भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों की जान ली है, महिला। आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि मरने वालों में 9 बच्चे हैं और एक महिला शामिल है। और तस्वीर भी सामने आप देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते और इस तरीके से भेड़ियों का आतंक जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और पैटर्न भी जो है कहीं ना कहीं भेड़ियों द्वारा बदला जा रहा है। हर 3 से 4 दिन के बाद गांव जो है ये भेड़िया बदल लेते हैं और नए गांव में जाकर अटैक करते हैं जहां पर ये वारदात आए दिन पेश आ रही है। और अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ताजा जानकारी साझा कीजिए।
हर दिन कहर के तरह बहराइच वासियों पर टूट रहा है। रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन आपसे चर्चा हो रही थी जहां पर एक 2.5 साल की मासूम बच्ची और एक वृद्ध महिला पर भेड़िए ने कातिलाना हमला कर दिया था। और आज देखिए 12 घंटे भी नहीं गुजरे, एक बार फिर से एक लड़की को भेड़िए ने निशाना बनाया और लहूलुहान कर दिया। निश्चित तौर से आज देश पूरे घटनाक्रम को देख रहा है कि बहराइच में आखिर ये हो क्या गया है, ये आदमखोर भेड़िए कहां से आ गए और ये क्यों रोज किसी न किसी शिकार को तलाश रहे हैं। निश्चित तौर से 10 लोगों को ये मार कर खा गया है। अब 11वां नंबर किसका? अब 11वें को तलाशने के लिए, 11वां शिकार खोजने के लिए आदमखोर रोज निकलता है और वो किसी न किसी शिकार पे हमला करता है। बीती रात एक जो है 8 वर्षीय, लगभग 8 वर्षीय बच्ची है जिसका नाम अफसाना है। ये रामगांव थाना क्षेत्र के पड़ौरिया गिरधरपुर की रहने वाली है। ये भी अपनी मां के साथ सो रही थी कि आदमखोर भेड़िया आता है और इसके ऊपर इसके गर्दन को दाब देता है और जैसे ले जाने का प्रयास करता है वो हल्ला मचता है, फिर छोड़ के भागता है। बिल्कुल अजय, इसी के साथ फिर वही बात सामने आई है जहां मां जो है अपनी बच्ची के साथ बरामदे में सो रही थी। प्रशासन बार बार कह रहा है कि घर के अंदर रहे, रात को पटाखे जलाए जा रहे हैं, वन विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन लोगों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोग आखिरकार इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? रात को बरामदे में सो रहे हैं, फिर से जो है इस तरीके की घटनाएं पेश आ रही हैं और फिर शासन प्रशासन पर भी सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों को क्यों ये चीज समझ नहीं आ रही? निश्चित तौर से रूपाली, आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम संदेश दिए जा रहे हैं, जागरूकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आवाम स्वयं नहीं जागरूक है। निश्चित तौर से आपको मालूम होगा देश के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास दिए जाते हैं, गांव में आवाम को प्रधानमंत्री आवास जरूर दिए जाते हैं। जो पैसे होते हैं वो सीधे उनके खातों में दिए जाते हैं और जब उनको पैसे मिलते हैं तो जो दायरा होता है मकान बनाने का वो अपने हिसाब से फिर बनाने लगते हैं। हमने तमाम घरों को देखा, दर्जनों गांव के अंदर गया हूं, वहां पर देखा मकान जरूर बने लेकिन उस पर दरवाजे नहीं है और अगर किसी तरीके से मकान बना लिए तो छत डाल दिया और उसका दायरा बढ़ा के बनाया तो वेंटिलेशन नहीं है। तो जब कमरे के अंदर घुसती तो इतनी भीषण गर्मी होती है जिसमें 2 मिनट भी रुकना दुश्वार होता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोग गांव में रहते जरूर है, घर में रहते हैं, लेकिन वो दरवाजा कुल मिलाकर इस वक्त जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। जागरूकता के साथ साथ शासन प्रशासन का सहयोग और वन विभाग की सतर्कता। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ बहराइच से ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज की न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी है।